नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश में किसानों को लेकर जिस तरह का आंदोलन है और किसानों की पिछले लंबे समय से जिस तरह की मांगे रही हैं, किसानों के मुद्दे इंडिया अलायंस के टूटते बिखरते इस पूरे गठबंधन के बीच में किसानों का एक बार फिर से जो रूप देखने को मिल रहा है, जिस रूप में वो देश के अलग-अलग हिस्सों में एकजुट हो रहे हैं और उसको लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, उसमें भी राजस्थान में किसानों के नेता के रूप में वैसे तो बहुत सारे अलग-अलग गुट और अलग-अलग प्रतिनिधि और अलग-अलग लोग हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से लगातार सरकार का हिस्सा रहते हुए, सुर्खियों में बने रहना, विपक्ष में रहते हुए भी, किसी अहम पद पर ना होते हुए भी, सांसद रहते हुए भी विपक्ष की अलग से आवाज मुखर करते रहना। किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को लेकर जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। पौरुष भारद्वाज जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधवराम चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे जगदीश शर्मा जी के साथ। संगीता परिक्रमा, माधवराम जी जुड़ गए। संगीता परिक्रमा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगी। राजेंद्र मधुकर शेखावाटी से जुड़ेंगे। रामपाल जाट जो कि किसान नेता है, वो हमारे साथ 12 से जयपुर के रास्ते में है, वहां से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माधवराम चौधरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। देश में जो माहौल बना हुआ है, सत्तारूढ़ सरकार और संगठन दोनों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए डॉक्टर साहब, किसान एक बहुत बड़ा सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा है। किसानों के बारे में बात करना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। हम किसानों से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे हमें भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। परंतु कई विषय ऐसे हैं जिनके बारे में किसानों की बात करना और किसानों के बारे में नहीं करना, उसमें फर्क है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में बने, उसके बाद का अगर 10 सालों के पीछे का समय अपन देखते हैं तो मोदी जी ने बिना कोई किसानों की मांग के किसान सम्मान निधि दी। किसानों का कोई भी विषय हो, चाहे फसल बीमा का हो, चाहे एमएसपी का हो, इन मुद्दों पे समय समय पे निश्चित तौर पे किसानों के लिए अच्छा काम किया है। उसी के निस्बत मैं राजस्थान से हूँ, मैं नागौर से हूँ बेसिकली, जहाँ किसानों को बड़ी विषम परिस्थिति में काम करना पड़ता है। 300 फुट नीचे से पानी निकालना पड़ता है, पानी खारा होता है, लाइट का पैसा देना पड़ता है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, इसलिए कि उन्होंने आने के बाद में किसानों को वास्तविक में फसल का मूल्य मिला है। आज एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी मुद्दा पंजाब के किसान के लिए हो सकता है, पर राजस्थान के किसान के लिए तो ये मुद्दा है कि उसका फसल का मूल्य उचित कैसे मिले। आप कपास पहले बार राजस्थान में गंगानगर में 13,000 14,000 बिकी, तो ये मोदी जी के राज में संभव हुआ। इसलिए संभव हुआ कि चाइना से धागा मंगाया नहीं उन्होंने। अगर माधवराम जी, मैंने धागा आपसे आए 10 तो साल का निश्चित तौर रिपोर्ट पे कार्ड थोड़ी पूछा था मोदी जी का। नहीं, मैंने तो निश्चित आपसे तौर ये पे मैं पूछा था कि नहीं, अभी अगर जो कुछ आप हो रहा है, आज नहीं सब नहीं कुछ है। मोदी जी ने 10 साल काम किया, बहुत कुछ किसानों को दिया, लेकिन उसके बाद भी किसान सड़कों पर। सवाल ये है, और उसे आप किस रूप में चुनौती देखते हैं, उसे कैसे सेटल करेंगे? इससे पहले भी आपने कानून वापस लिए, बहुत कुछ हुआ। पौरुष भारद्वाज जी, आज की स्थिति में विपक्ष तो उतनी बड़ी सरकार की नींद नहीं उड़ा पाया, लेकिन किसान अपना अस्तित्व बता रहे हैं, जगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप इस जो मोदी जी की सरकार जो 2014 में बनी, आप तब से इसका अब तक के इसके कार्य देखेंगे। ना सिर्फ कृषि के और किसानों से संबंधित, बल्कि व्यापार से संबंधित या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित या फिर ना धार्मिक क्षेत्र से संबंधित, ये जो है पूरी देश की व्यवस्थाओं को एक चुनिंदा हाथों में ले जाना चाहते हैं। इनको देश के आमजन से कोई सरोकार नहीं है। चूंकि आज का मुद्दा किसानों का है तो हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप इनके द्वारा सबसे पहले किसानों की भूमि छीनने के लिए इनका जो पहला कार्यकाल था उसमें भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया। उसके खिलाफ जो है उसमें उस बिल के अंदर इस तरह के प्रावधान थे कि जो कि किसानों की जमीन अगर गवर्नमेंट अवाप्त कर लेती है, यदि उस पे वो जिस पर्पज से अवाप्त की गई, यदि वो पर्पज सोल्व नहीं भी होता
तो भी वो जमीन किसानों को वापस नहीं मिलने वाली थी। इस तरह के काले कानून लाए गए, उसका कांग्रेस पार्टी ने सड़क पे बिल्कुल गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी और नेशनल हाईवे तक पे विरोध किया। मजबूरन मोदी सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। दूसरे राउंड में हम देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से जो है लगातार मोदी सरकार बनने के बाद देश भर में किसानों की आत्महत्याओं की दरों में इजाफा हुआ और किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर आना पड़ा। और किस प्रकार से ये पहले काले कानून लेकर के आए, किसानों के पिछले 2020 में किए गए आंदोलन के लगभग 1 साल बाद जब सैकड़ों किसानों ने अपनी जानें दे दी और है ना भरी ठंड के अंदर उनको दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, पुलिस की गोलियां खानी पड़ी, उसके बाद जाकर के जो है सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े। अब देखिए हमारे जो देश का जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता कहा जाता है, जो पिता की तरह होता है, जो पूरे समस्त समाज के लिए पिता की तरह होता है, जो कि ना कि धूप की परवाह करता, ना बरसात। पौरुष भारद्वाज जी, ऐसा लगता है आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है, फटाफट 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 आप बोले जाते हैं। हाँ? अच्छी बात है, अच्छे प्रवक्ता की निशानी है, लेकिन वर्तमान में रहना भी तो जरूरी है ना। आज की स्थिति है, मेरा सवाल तो जो था आपसे, आज जो हालात है जगदीश जी, आज के हालात केंद्र सरकार को चुनावों से पहले कितनी परेशानी में डाल सकते हैं? देखिए मीना जी, ये किसान आंदोलन जो है दोबारा हुआ है, पहले एक बार हो चुका है, आपको मालूम है, सभी को मालूम है। और तब किस तरीके से हालात हुए थे देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव हमने देखा नहीं था, सिवाय गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है जो कि पंजाब से लगता हुआ है, वहां जरूर इसका प्रभाव देखा था। वहां से किसान इकट्ठे होकर अपने ट्रैक्टरों में अंबाला होते हुए और वो दिल्ली की तरफ कूच करके गए थे। राजस्थान की भी एक छोटी टीम इधर हाईवे 8 पर बैठी हुई थी वैसे, लेकिन वो एक टोकन था दिखाने के लिए किसान आंदोलन, उसका कोई प्रभाव उस रोड पर आने जाने पर इन पर नहीं पड़ा। तभी पड़ा जब वो अगले पड़ाव पर वहां दूसरे साइड के किसान बैठे हुए थे, जिनकी वजह से रोड बंद था। अब राजस्थान में किसान जो है उसकी क्या हालत है, सबके बारे सब बहुत अच्छे से जानते हैं। रामपाल जाट जी जो हैं किसानों के नेता साथ में हैं, बताएंगे कि राजस्थान किसानों की क्या हालत है। जैसी हालत राजस्थान में देश के दूसरे राज्यों में है, उससे कोई बहुत बेहतर या बुरी हालत किसान की राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में भी लगभग वैसी हालत है। मुद्दा है यहाँ किसानों के सामने एमएसपी का। अब ये एमएसपी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो पिछले बार भी था, इस बार भी है, और इसको ये कानूनी रूप में स्वीकार्यता दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कानूनी रूप से एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है, ये केंद्र सरकार को तय करना है और इसी पे बातचीत हो रही है। यही एक मेजर मुद्दा यही है, बाकी और उसके साथ होता ही है, हमेशा कुछ और मुद्दे होते हैं साथ में। तो ये ऐसी सूरत में अब केंद्र सरकार पिछले बार भी इस झंझट से बड़ी मुश्किलों से अपने हाथ छुड़ा पाई थी और किसान तीन जो कानून थे उन कानूनों को वापस ही लेना पड़ा था। तो ऐसी सूरत में राजस्थान में क्या प्रभाव होगा, मैं समझता हूँ उसका ज्यादा इफेक्ट राजस्थान में नहीं पड़ना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर पड़ेगा तो सरकार को निपटना पड़ेगा। जी डॉक्टर रामपाल जाट जी, आप पूरे किसानों को राजस्थान में देखते हैं। जगदीश शर्मा जी ने जो कहा वो आपने सुना भी है। राजस्थान का किसान देश के किसान से किस रूप में जुड़ा हुआ है और किस रूप में अलग है? मीरा जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो विषय है 2010 में दर्द में से शुरू हुआ, जब मूंगों के दाम एमएसपी से आधे भी नहीं मिल रहे थे। उस समय किसानों के आंखों में आंसू थे। उस समय आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले खरीद पर गारंटी का कानून बने, ये बात शुरू हुई और ये बात हमने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की मीटिंगों में रखी। उन्होंने हमारी बात स्वीकार की और 3 बार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने रिकमेंड किया कि एमएसपी की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद हो। खरीद ही नहीं हो तो एमएसपी किस काम की। और उनका सार्थकता के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए, ये उनकी अनुशंसा है। इसके अतिरिक्त जिनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनका जो अध्यक्षता में किसान आयोग में काम किया, उसने जो अपना प्रतिवेदन दिया, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, इसके लिए खरीद की गारंटी होनी चाहिए, उसके बिना किसान को एमएसपी नहीं मिल सकती। और जब तक किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, तब तक किसान की आय सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य नहीं हो सकती। कि उसका तुलना योग्य आय हो, उसके लिए लागत से कम 1.5 गुना एमएसपी मिले, सबको मिले, खरीद की सुनिश्चितता हो, ये उस रिपोर्ट में भी है। इसके अतिरिक्त बाकी भी कई रिपोर्ट्स हैं आयोगों की और समितियों की, जिन्होंने इसको रिकमेंड किया है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये भारत की कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे। उस चेयरमैन के रूप में जो अपनी अनुशंसा दी है, वो ये दी है कि एमएसपी शुड बी लीगलाइज। तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, तो ही किसानों को एमएसपी मिलेगी। इसलिए नया मुद्दा नहीं है। और अभी जो कमेटी बिठाई है, उस आंदोलन के बाद में 2020 से जो शुरू हुआ, तो एक इन्होंने कमेटी बिठाई जुलाई 10-12 को। अब जुलाई 12 की कमेटी को भी 1 साल से ज्यादा तो हो गया, 1.5 साल होने वाला है। उसमें भी जो उन्होंने एमएसपी पर जो विचार किया उस कमेटी ने, उस कमेटी के विचार के अनुसार उन्होंने ये निष्कर्ष पाया कि किसानों को जो एमएसपी है वो रिजर्व प्राइस के रूप में मिलना चाहिए। इतनी सारी चीजें तो कागज पे है, तब भी यदि हमारे प्रधानमंत्री जी के गले नहीं उतर रही, तो उसका क्या करें? या तो प्रधानमंत्री जी समझाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार बोला है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और संसद में जो उत्तर दिया है, वो ये दिया है, किसी भी किसान को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में अपनी उपज को बेचने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम ये तो कह रहे हैं, जो आपने संसद में कहा उसको पूरा करने का ढंग गारंटी का कानून है, जो आपने रिकमेंड किया उसका ढंग एमएसपी का कानून है, तो एमएसपी कानून बनाओ ना। इसलिए अड़चन तो हरेक में ही होती है, दिक्कत हरेक में हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए आप अड़चन मोल नहीं लेना चाहते, जरा सी भी रिस्क मोल लेना नहीं चाहते, और किसानों को पास ओवर करते हो। और मीरा जी, मैं जो उसका कारण समझता हूं, अभी जो हमारा कॉर्पोरेट मॉडल है, जो हमारा डिजाइन ऑफ इकोनॉमी है, उसमें इनको सूट नहीं करता कि कृषि की उन्नति हो, उनको सूट नहीं करता कि किसान मजबूत हो, उनको सूट करता है कि ऐसी स्थिति करो, खंजर भी चलाओ, सर भी काटो, और खंजर में खून भी मत लगने दो। इसलिए किसान अपना आप खेती छोड़ के भाग जाए, ऐसी स्थितियां पैदा करो, ये जो इनकी दिशा है। और जी, इस दिशा का कारण को प्रॉब्लम है। देश के प्रधानमंत्री सभी पक्षों को साथ लेकर चल रहे हैं। माधोराम जी बड़ा हाथ खड़ा कर रहे थे प्रधानमंत्री के बचाव में। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संगीता जी, राजेंद्र जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, तीनों के पास जाऊंगी, उसके बाद आऊंगी माधोराम जी आपके ये पास। नहीं, मैं नहीं, श्याम सुंदर जी, देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है कि जिस तरह से यहाँ पर जाट साहब ने कहा, रामपाल जाट ने, कि अलग अलग समितियों, अलग अलग कमेटीज, अलग अलग समय काल में, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है और सच में ये बहुत बुनियादी मुद्दा है, तो केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, क्यों किसानों की बात को सुना और समझा नहीं जा रहा है? देखिए, किसानों की तो लंबी चौड़ी मांग है। रामपाल जाट जी तो केवल वही बोले जो प्रधानमंत्री जी की बातों को लेकर के बोले, लेकिन उन्होंने जो लंबी चौड़ी मांगे रखी है, अब क्या, अब लोकसभा का सत्र तो खत्म हो गया, इससे पहले सांसद इतने सारे हुआ करते थे, तो क्यों नहीं लोकसभा में इस मामले को ला करके उजागर करने की कोशिश की गई। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी तो विदेश यात्रा पर हैं, 3 मंत्रियों की कमेटी बना करके भेजी है। अब बातचीत तो देखिए कि केवल बातचीत का सिलसिला होगा, मांगे तो पूरी होगी नहीं, माधोराम जी को ही पता है, क्योंकि हम बातचीत के जरिए समय गुजारना चाहते हैं, जो गुजारेंगे लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो देखिए, जिस कांग्रेस प्रकार ने की मान स्थिति है, लिया ये। पंजाब में देखिए सबसे ज्यादा धान और गेहूं पैदा होता है, और वहां पर एमएसपी पर खरीदा जाना संभव है क्या? अब देखिए, राजस्थान में तो ये कह रहे हैं कि हम गेहूं पर 125 रुपए बोनस के साथ खरीदेंगे, क्योंकि राजस्थान में अब क्योंकि चुनाव जीतना था, इसलिए इन्होंने एमएसपी पर
बोनस तो ज्यादा देने की बात, 2700 देने की बात हुई थी, लेकिन 125 पे ही अभी खरीद रहे हैं। तो इसी स्थिति देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून लागू करके आखिर क्या करना चाहती है केंद्र सरकार, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब वो तो कह चुके 400 सीटें चाहिए हम। 400 सीटें इस आधार पर माधव जी जीत पाना संभव होगा क्या? क्या किसानों को कोई ऐसा आश्वासन देने की बात आएगी क्या सामने, जिससे कि माहौल बने लोकसभा के चुनाव में भाजपा के पक्ष में? देखिए, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। अब देखिएगा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, या हाई कोर्ट पंजाब और सिंध क्या कहता है। देखिएगा, जिस प्रकार से हरियाणा और सिंध पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, उन्होंने कहा किसान तो जा रहे थे चुपचाप, किसान को रोका क्यों? अब देखिए, उनके एडवोकेट कहते हैं कि साहब इनकी तो नीयत ठीक नहीं लग रही थी, ये तो कुछ और करना चाहते थे, दिल्ली की परमिशन नहीं है। तो देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आज जो जिस तरह से कहा कि भाई जिस प्रकार का आंदोलन का माहौल बन गया और दिल्ली चारों तरफ से घिर गया और वकील समय पर पहुंच नहीं पाए, तो उनको छूट देने की अभी 15 तारीख की सुनवाई है। अब सुनवाई में देखिए, इंटरनेट बंद कर देते हो आप। आम जनता की तो चिंता है नहीं सरकार को। सरकार प्रशासनिक दृष्टि से जो कलेक्टर और डीएम होते हैं, संभागीय आयुक्त होते हैं, अपने पावर का उपयोग करते हैं और बंद कर करके वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। देखिए, आज 6 तो पुलिस के जवान और एक डीएसपी घायल हुआ है, 12 किसान भी घायल हुए हैं। जिस प्रकार से माहौल हुआ, और जो सील किया गया था बॉर्डर, वहां पर किसान तो देखिए, किसान तो किसान की तरह चलता है, वो ट्रैक्टर लेके आता है, ट्रैक्टर बैरिकेड्स को भी तोड़ता है, बहुत सारी चीजें करता है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल, ड्रोन से पहली बार कहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब ड्रोन तो किसानों के उपयोग में लाने वाले थे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, तो ड्रोन से किसानों को कुछ देने वाली थी, किसानों के माध्यम से मदद करने वाली थी। आज किसानों का आंसू गैस छोड़े गए। ये एक बड़ा अलग तरह का प्रयोग किया गया, जिससे कि ये भी बताया गया कि जिसका उपयोग किसान अपने हित के लिए करता है, उसके खिलाफ भी किया जा सकता है और हुआ। और किस तरह का माहौल बनेगा, अर्जुन मुंडा जो जी, कृषि मंत्री हैं जी, या पीयूष जी। गोयल हैं, उनकी किस हैसियत में है कि वो क्या जाकर के कोई समझौता कर सकते हैं क्या? जब केंद्रीय गृह मंत्री नहीं कर पाए थे पहले, जो किसी का आंदोलन चला था, आपने देखा था 2020 जी, से 2021 तक। तो क्या वाक़ई में सरकार के लिए किसानों के साथ बातचीत इतनी मुश्किल है, या फिर इसे सरकार मुश्किल बनाए रखना चाहती है? इन दोनों सवालों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सवाल ये है संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर में किस तरह की स्थिति है? वहाँ पर किसान कितना मोबिलाइज़्ड है? राजस्थान के अगर अलग-अलग संभागों को हम देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो दिल्ली में एक पड़ाव डालना तो अलग मुद्दा है। वो तो ध्यान आकर्षण का भी एक बहुत बड़ा एक तरह से गढ़ है। लेकिन जोधपुर संभाग में कैसे है हालात? अभी तो जोधपुर में ऐसा कुछ किसान आंदोलन को लेकर अभी तो यहाँ कुछ माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि हमेशा जैसे पहले भी जब आंदोलन बहुत उग्र हो गया था, उसके बाद राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में, बाड़मेर में, यहाँ पर जैसलमेर में, यहाँ पर आंदोलन हुए थे। अभी ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अभी तो सिर्फ गंगानगर, हनुमानगढ़ और उस तरफ ही है। यहाँ पर जी। अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं है जी। राजेंद्र मधुकर जी, वहां पर जी, शेखावाटी में क्या हाल है? एकदम अलग जोधपुर से अगर हम बात करें। शेखावाटी में अभी कोई हलचल नहीं है। और शेखावाटी में जब बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा तब शेखावाटी वहां नेतृत्व करने की जाती है। बाकी अभी तक यहाँ जमीनी स्तर पर कोई हलचल वहां दिखाई दे नहीं रही है। सभी को तो नेतागिरी करनी है। मुश्किल मुश्किल तो ये है। बहरहाल कोई बात नहीं है। तो एक तरफ तो रामपाल जी बता रहे हैं कि इतनी सारी किसानों की समस्याएं, चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड के जो हाल है वो संगीता जी ने और राजेंद्र जी ने, इसीलिए हमने, क्योंकि शेखावाटी तो बहुत बड़ा गढ़ है किसानों का एक तरह से। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है, हाल ही में देश के जल शक्ति मंत्री का घर है। तो ऐसे में वहां पर कितनी उसका असर है, इसका मतलब ये कहना चाहिए कि माधोराम जी, इसका मतलब सरकार निश्चिंत है कि ठीक है, दिल्ली में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ की संख्या हजारों में हो सकती है, वो लोगों में से कुछ नेता नेतृत्व करने वाले हैं, बाकी उनके साथ नारे लगाने के लिए कुछ प्रायोजित है, कुछ अपने मन से आ रहे हैं। तो सरकार भी निश्चिंत है कि कैसे सामना करना है। नहीं, डॉक्टर मीना जी, मैं अभी श्यामजी भाई साहब ने कुछ बातें कही,
थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। इन्होंने एक बात कही कि जब संसद चल रही थी तो कांग्रेस ने इसकी चिंता या किसी पार्टी ने इस विषय में कोई विषय नहीं उठाया, ये आपने देखा होगा, क्योंकि रामपाल जी भी आजकल कांग्रेस में, अब किसान नेता लिखते हैं, वैसे प्रवक्ता है ये कांग्रेस के, कांग्रेस ज्वाइन कर ली इन्होंने, आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आजकल ये बोलते हैं, बड़े एमएसपी को बोलते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्या चिंता की, क्या विपक्ष में है तो वहां पे कांग्रेस ने चिंता की, या एमएसपी के ऊपर जब यहाँ पे पिछली सरकार ने, जब 5 साल में कांग्रेस थी तो उन्होंने कितना अनाज किस पे खरीदा। अब दूसरा विषय, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमएसपी की अपन बात तो कर रहे हैं, पर अभी ऐसा क्या विषय आ गया। रामपाल जी ने कहा ना 2010 के अंदर मूंग में कम में था इसलिए एमएसपी की बात हुई, तो आज तो एमएसपी से नीचे कोई भी धान नहीं है, आज तो एमएसपी से सारा ही ऊपर बिक रहा है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई है एमएसपी की, इसलिए जरूरत पड़ गई कि इनको पता है कि सामने चुनाव है, संसद अब है नहीं, चुनाव की चर्चा किसानों को ही अपन बरगला सकते हैं, उनके बीच में जाके ये बात करेंगे तो किसान इसमें समझ में आती है कि एमएसपी तो ज्यादातर लोगों की अपनी समझ में भी नहीं आती, एमएसपी क्या है, किसके लिए है, क्या है। और जब बात करते हैं स्वामीनाथन की, तो स्वामीनाथन को सबसे पहले भारत रत्न देने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया, हमने किया। आज की तारीख में उनकी रिपोर्ट को पूर्णतः लागू की है। लागत की बात करते हैं तो लागत के ऊपर बढ़ा के मोदी जी ने एमएसपी घोषित की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थी कांग्रेस की सरकार ने उनको गिराने का काम किया, गोली चलाने का काम राजीव गांधी के समय इन्होंने किया था। तो ये इनको खुद को पता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो बोल रहे हैं, पर आज ये है कि जब मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं और किसान की, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से कुछ नहीं होता मधुराम जी। भारद्वाज जी, आप किसान के बीच में मत बोलिए ना, आ रहे हैं आपके पास। जानते भी हो क्या कितने गहराई से किसान निकालता है, किस प्रकार लागत आती है किसान, उसके बारे में कभी चिंता की क्या आपने? या आपकी कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख रुपए ऋण माफी की बात की थी तो आपने 2 लाख रुपए की ऋण माफ कर दी है क्या? किसानों को ऐसा दोराहे पे लाके आपने कांग्रेस ने छोड़ दिया कि किसान राजस्थान का आज आपको आज नहीं आने वाले 10 सालों तक याद रखेगा, क्योंकि सारा राजस्थान का किसान डिफॉल्टर हो चुका है, वो कहीं भी किसी बैंक से लोन नहीं ले सकता। किसान को सबसे अगर डुबाने का काम किया तो आपने किया, हमने किसान को किसान सम्मान, जवाब दूंगा मैं आपकी बात का, जवाब दूंगा। और हमने कहा कि किसान पे आप चिंता करते हो तो एमएसपी पे इसलिए और खरीदते ना आपने क्यों नहीं खरीदा? बाजरा आज तक एमएसपी पे खरीदा है तो वसुंधरा जी के टाइम में भारतीय, भैया राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है, आपके तो घोषणा पत्र में 27 रुपए एमएसपी थी ना, आपने क्यों नहीं दी ये बताओ ना मुझे। आपने तो ज्वार को और बाजरे को एमएसपी में लाने की बात की थी। आपकी राजनीति खाली कांग्रेस पे आरोप लगाने से चलेगी क्या? 10 साल आपको राज में हो गए, आप लोगों ने क्या किया वो बताओ ना। आप लोग किसान की चिंता करते हैं, ज्यादा संख्या हो या कम हो उसकी बात नहीं है मीना जी कि कितने लोग दिल्ली में पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी है, किसानों के लिए बात करेगी, किसानों के कोई भी मुद्दे पे होगी तो निश्चित तौर पे मोदी जी विदेश में भी जाते हैं तो वहां भी किसान की चिंता करते हैं, और आने वाले समय में भी किसान को निश्चित और समय पे जो भी किसान की आवश्यकता होगी, चाहे नैनो यूरियो, आज नैनो यूरियो की ये बात करते हैं, ये लोग बरगलाते हैं, पर नैनो यूरियो तो आने वाले समय में जो बोरी अगर 50 किलो की हम लाद के लाते हैं और वही एक छोटी शीशी के रूप में ला रहे हैं, तो नवाचार भी तो हो रहे हैं। तो किसानों के लिए काम करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, और उसकी सोच भी है, क्योंकि किसान परिवार से जुड़े हुए हैं सारे लोग और किसान की बात रखते हैं, खाली किसान को गुमराह करने का नाम नहीं करते। ठीक बात है। पौरुष भारद्वाज जी, अब आप बोलिए, बीच में बोलने की आवश्यकता ही नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पहली बात तो इन्होंने कहा कि भाई हमने एमएस नाथन जी को और ना चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, तो चौधरी चरण सिंह जी की और एमएस स्वामीनाथन जी को जिस, सुनिए अब आप सुनिए बात को, जिस वजह से भारत रत्न दिया, उनकी जो उपलब्धियां थी उनसे तो कुछ शिक्षा ली होती। एमएस स्वामीनाथन जी क्यों प्रसिद्ध हुए, ऐसी क्या नौबत है कि उनको भारत रत्न देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्होंने किसानों के जीवन पर रिसर्च करके कमेटी बनाई, तो उनको भारत रत्न देना तभी सार्थक होता है कि जब आप एमएस स्वामीनाथन जी की कमेटी की सिफारिशों को लागू करते। और दूसरी बात देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात, एमएसपी घोषित करना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसान की जितनी पैदावार हो वो समस्त पैदावार एमएसपी पे बिके। आप उसमें तो कुछ पैदावार खरीद लेंगे और बाकी छोड़ देंगे और कह देंगे आपने एमएसपी कर दी, तो ये चीज होनी जरूरी है। दूसरी बात देखिए, आप अब आपकी पोल खोलेगी, चुप रहिए, आपकी पोल खोलूंगा, आप देखिए, रुकिए। दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, एमएसपी किसान किस मुद्दे पे मांग रहा है? जो उसने पैदावार कर दी उसी को तो मांग रहा है।
जबकि किसान तो आधे से ज्यादा तो घाटे में जाता है। आधी पैदावार तो किसान की कभी ओले की वजह से खत्म हो जाती है, कभी जानवरों की वजह से खत्म हो जाती है, कभी और किसी वजह से खत्म हो जाती है। सरकार का कायदा तो ये बनता है कि सरकार को तो जो किसान की फसल जो पैदा नहीं हो पाई, जिसमें किसान ने अपनी रातों की नींदें खराब कर दी, जिसमें किसान ने खाद पे बीज पे अपनी अपनी पूरे अपने कर्जा ले लेकर के अपने भेज दिया उसको, आप उसमें भी उसमें मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए और आप एमएसपी पे कर रहे हैं। और आपकी गंभीरता पता पड़ती है जो आते आपके यहाँ पे किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए और आपके प्रधानमंत्री विदेश भाग गए। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी विदेश भाग गए छोड़ करके ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे जिसपे पूरे ना सिर्फ किसान डिस्टर्ब हो रहे बल्कि पूरा देश डिस्टर्ब हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इन लोगों ने हमारी सरकारों के खिलाफ छद्म वेश में आंदोलन किए थे, पर हमने कभी उनको दिल्ली से भगाया नहीं, हमने उनको जगह दी बैठने की। और आज आप तो हिटलर शाही पे उतर आए। आप आंदोलन नहीं करने देना चाहते। आप किसी की बात पे फैसला करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है। ये आपका बीच में बोलना बता रहा है कि आपका बीच में बोलना बता रहा है कि आपके पास जवाब नहीं होंगे मेरी बातों के। आपका बीच में बोलना बता रहा है कि आपके पास मेरी बातों के जवाब नहीं है, आप इसके बीच में बोल रहे हैं, वरना आप चुप होकर के भी बात कर सकते थे। आपको पता है आप गलत है, आपको पता है आप गलत है, पूरा देश देख रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी, गरीब विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। आप आंदोलन नहीं करने देना चाहते, आप देश को हिटलर शाही से चलाना चाहते हैं। आप देश के संविधान ने, सुनिए, देश के संविधान ने राइट दिया ना आम नागरिक को आंदोलन करने का। आप कौन होते हैं जो उसको आप उसके बॉर्डर को सील कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर को सील कर रहे हैं, वहां किसानों को परेशान कर रहे हैं, वहां पे आम जनजीवन ठप कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया आपको? आप कौन से अधिकार कहते हैं किसी को आंदोलन करने से रोक सकते हैं? बताइए। आप क्या देश में तानाशाही लाना चाहते हैं? और देखिए दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी को, एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उनकी जीवन की शिक्षा लेकर के आप उनको अपने प्रैक्टिकल अपने फैसलों के आचरण में नहीं डालेंगे आप लोग। और दूसरी बात, आप बात करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार ने तो वो किया, हमारी सरकार ने तो किसानों को कर्ज माफ किया। जो आप कह रहे किसान डिफॉल्टर हो गए, वो आपकी वजह से डिफॉल्टर हुए। बता रहा हूँ, चुप रहिए आप, बता रहा हूँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे डिफॉल्टर हुए, आपकी वजह से क्यों डिफॉल्टर हुए, उसका कारण बता रहा हूँ। चौधरी जी चुप हो जाइए। चौधरी जी आपकी बौखलाहट बता रही है, आपके पास जवाब नहीं है। आप किसान को डिफॉल्टर आपने करवाया, हमारे सुनो सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करे हमने, जो सेंट्रल बैंकों के कर्जे थे, हमने केंद्र सरकार से सूची मांगी, आपने सूची क्यों नहीं सौंपी? आपके सूची नहीं सौंपने की वजह से किसान का कर्जा हम माफ नहीं कर पाए। उसके दोषी आप हैं। राज्य में जो किसानों की जमीन नीलाम हुई उसके दोषी आप लोग हैं। आपके पास जवाब नहीं होता। आप सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए आपकी सरकार काम कर रही है, चाहे आप जीएसटी कानून लेकर के आए, चाहे आप नोटबंदी लेकर के आए, चाहे आप भूमि अधिग्रहण का काला कानून लेकर के आए, चाहे आप पहले 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। आपकी समझ सरकार है जो आमजन की, किसान की, मजदूर की, सबकी विरोधी सरकार है। आप सिर्फ पूंजीपतियों के हित में सारे काम करते हैं। आपने बैंक का अच्छा नाम पौरुष जी सुनिए ना, पौरुष जी, अब तो इनकी सरकार है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, अब इनको जो जो करना चाहिए उनकी लिस्ट बना के किसानों का धरना रखिए ना। आप यहाँ पर जयपुर में, पूरे राजस्थान में किसी ने रोका थोड़ी है। यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ना विपक्ष और न किसान, दोनों ही यहाँ पर सोए हुए हैं अपने अपने घरों के भीतर। तो ऐसे में रामपाल जी बारह और पता नहीं कहाँ जहां भी घूम रहे हैं, आरोप आप पर भी किसानों के हितों का कम और राजनीति करने का ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। मीना जी देखिए, मैंने रामपाल जाट जी से ये सवाल किया है। मेरे को एक जवाब माधुराम जी प्लीज रामपाल जाट जी को बोलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब हाँ जी अभी मैं 2010 से एमएसपी का लीगल गारंटी कानून बने इसके लिए आंदोलनरत हैं। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों में तो हमें जेल जाना पड़ा, दोनों में हमें धरना देना पड़ा, और आज भी लगातार फील्ड में ही है। कल अजमेर थे, आज 12 है, कोटा है, और अभी 2 दिन फिर हम बूंदी है, जयपुर हूँ, फिर टोंक है। तो हम तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई नहीं करनी पड़े, आंदोलन नहीं करना पड़े। आंदोलन करना ये किसान की बाध्यता है, व्यवस्था है। हम तो चाहते उसको आंदोलन करना क्यों पड़े। इसलिए हमारा सबसे जो बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान का किसान
आंदोलित है, चाहे वो घर में है, चाहे खेत में है, चाहे खलिहान में है, चाहे बॉर्डर पे है। लेकिन ये हर किसान का मुद्दा है कि उसे उसकी उपजों का दाम मिले, वो दाम तो मिले जिसे सरकार न्यूनतम बताती है, वो दाम भी नहीं मिल रहा। अभी सरसों आ गई और सरसों का जो एमएसपी है वो तो है 5650 रुपए प्रति क्विंटल, और अभी जो भाव है वो है 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक। और उसमें भी अभी सरसों की जो खरीद है वो शुरू होने की कोई आहट नहीं है। सरसों बाजार में आ गई और हम तो जो पहले ये कहते थे कि साहब ये कांग्रेस नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही, अब तो दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, अब तो किसी को कोई अटक है ही नहीं। अब खरीद शुरू क्यों नहीं करा रहे? और ये खरीद शुरू नहीं करा रहे, इसके लिए कौन दोषी है? किसान को तो उसकी उपज 1400 रुपए एक क्विंटल पर घाटा उठाकर बेचनी पड़ेगी, इसलिए हम लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, रामपाल जी, आप किसानों का हित भी जानते हैं, करीब से सारी टेक्निकलिटीज को समझते हैं, किसानों की समस्याएं भी ग्राउंड पर देखते हैं, और दोनों पक्षों को भी आपने अच्छे से करीब से देख लिया है। अब आपको हाँ जी। समझ में क्या आ रहा है कि मौजूदा सरकार डबल इंजन की है, तो परेशानी कहाँ है समस्या के निदान की? समस्या के निदान के लिए ही हम सबका एक मन चाहिए, और एक मन उनका जरूर चाहिए जिनके हाथ में राज की बागडोर है। तो आज ये काम दो कर सकते हैं, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। इसलिए हमने तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ 3 वर्ष उनसे ये कहा कि आप कानून बना दो, उन्होंने भी कानून नहीं बनाया। और अब बीजेपी की जो सरकार है राज्य में, वो बना दे, केंद्र बना दे, दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, एक को नहीं। तो दोनों में से कोई बना दे तो किसान की जो उपज है वो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं बेचनी पड़े किसान को। ये तो हमारी भारत सरकार ने भी संसद में लगातार घोषणा की हुई है राइटिंग में, तो राइटिंग का भी पालना करेंगे, वो पालना भी नहीं कर रहे। तो इसलिए ये पालना करे, इसकी हमारी इच्छा है, इसकी हमारा आंदोलन है। तो 2010 से जो आंदोलन शुरू हुआ, दूध पूरा देशव्यापी आंदोलन है, और सबसे ज्वलंत मुद्दा है एमएसपी। मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एमएसपी के लीगल गारंटी कानून की। उसके लिए पूरे देश के किसान की आवाज एक ही है, एक समान है। ये बुनियादी विषय है जिस पर दरअसल सरकारों को लंबे समय से जितनी भी कमेटीज बनी है, जितना भी इस पर डिस्कशन हुआ है, सैद्धांतिक रूप से सब इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि एमएसपी तो दरअसल डिसाइड होना ही चाहिए और किसान को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर हो नहीं पा रहा, तो जगदीश शर्मा जी, परेशानी कहाँ है? मंशा का सवाल है, या वाकई में सरकारों के पास आर्थिक बोझ या आर्थिक परेशानी इतनी है कि मंशा होते हुए भी कर नहीं पा रहे? आर्थिक परेशानी का कोई कारण नहीं है कि देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना है उससे ज्यादा का जो है माल मार्केट में बिकता है, ओपन मार्केट में बिकता है। कभी कभी ये होता है कि शुरू में आते ही दाम थोड़े कम होते हैं बाजार में, जैसे अभी रामपाल जी बता रहे हैं कि सरसों जो है वो 4.5 रेट चल रही है उसकी, जबकि जो एमएसपी है वो 5200 रुपए समथिंग है। तो ये जो है ना, ये कई बार होता है ऐसा, तो कि बाजार में दाम कम मिल रहा होता है, लेकिन जब धीमे धीमे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तेल मिलें खरीदेंगी इकट्ठा बल्क में, तब ये जो है बहुत सारा प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और दाम बढ़ेंगे। दाम कई दफे तो ऐसे हो जाते हैं कि 5200 एमएसपी है और बाजार में मिल रही है 6200 6400 या इस तरीके से। हालांकि ये कम होता है ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो कितना खरीदे, कितना प्रोक्योर कर पाए, कितना रख पाए, या गवर्नमेंट इसी बात के लिए मैनेज करने में लगी रहती है और वो किसानों से यही बात बोलती है, भाई जितना हम खरीद सकते हैं उतना खरीदेंगे। ऐसा दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपको मालूम है हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो धान और गेहूं होता है वो एमएसपी से अबव में बिकता है। कई दफे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोल देती है एक्सपोर्ट वगैरह, तो ये बाहर भी जाता है, हमारे यहाँ से ही बहुत सारे कंट्री में भेजा है,
जरूरत होती है तब मंगवाया भी जाता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट होता है तब इनको बहुत अच्छा दाम मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को लाभ नहीं देना चाहती गवर्नमेंट। सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। अभी भी एक कमेटी 3 मंत्रियों की बना रखी है जो बातचीत कर रही है। चंडीगढ़ और अंबाला वगैरह 2-3 जगह पर जाकर भी आई है वो कमेटी। हरियाणा में भी एक आध जगह गई है, पंजाब में भी एक आध जगह गई है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। बैठकर बातचीत का कोई सॉल्यूशन, जैसे पिछले बार भी नहीं निकला था। पिछले बार गवर्नमेंट को थक हार कर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और जहाँ तक सवाल है कि किसान क्यों इकट्ठा होते हैं, थोड़े हो जाते हैं, इनके ऊपर इस तरह का अत्याचार क्या बात करें हम। किसान पिछली दफा आंदोलन कर रहे थे, आपने देखा नहीं, लाल किले तक में जाके उद्यम मचाया है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता था। वो तो अपने ट्रैक्टर को ऐसे चलाते हैं जैसे मोटरसाइकिल या घोड़ा चला रहे हो। कहीं भी घुस गए, कहीं भी तोड़ दिया सरकारी हिसाब किताब, पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ देते हैं। तो ये इंतजाम तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, क्योंकि जी पब्लिक सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा होता है। निश्चित रूप से। और लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक आम आदमी का जो भी शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ना ही दूसरे सेक्टर्स के कामकाज को बाधित किया जा सकता। तो ये तो किसानों को भी समझना पड़ेगा कि उनको अपना आंदोलन किस रूप में करना है, हाईवेज को कितना रोकना है और सरकार उन्हें कितनी अनुमति देगी। तो ये तो निश्चित रूप से सवाल है। परुष भारद्वाज जी, सरकार आपकी रही तब भी ये सवाल है, और आज केंद्र की सरकार है बीजेपी की। श्याम सुंदर शर्मा जी, इसका मतलब ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश इस वक्त किसानों के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट सत्र था तब तो इस विषय पर उतनी अहमियत नहीं दी गई, और आज इस विषय को उठाया जा रहा है। हमेशा चुनावों से पहले कुछ लोग आते हैं, राजनीतिक अपनी जमीन तैयार करते हैं या तैयार जमीन को थोड़ा और उपजाऊ बनाते हैं, और चुनाव के बाद वो, तो ऐसे में जो उनके साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले लोग हों तो उनके साथ आने वाली भीड़, या किसानों के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं फिर उनके साथ की भीड़। हमने देखा है राजस्थान में जैसे गुर्जरों के आवाज बनने की कोशिश जिन लोगों ने की, फिर राजनीतिक टिकट लेकर। तो ये पूरा खेल दरअसल दबाव की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। पंजाब में सरकार आप पार्टी की है और केंद्र में भाजपा की है। बीजेपी का अपना तरीका है। अब देखिएगा, रामपाल जी तो दोनों ही पार्टी में रहे हैं और पीड़ित रहे। माधवराम जी को तो इन्होंने सिखाया भी होगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि इनके चले ही हैं माधवराम जी, क्योंकि ये तो सीनियर हैं। जब वसुंधरा जी का जमाना था तो ये महामंत्री होते थे, माधवराम जी तो बहुत छोटे स्तर पे थे। अब माधवराम जी ठीक है, किसान मोर्चा में ठीक ठाक स्थिति में आ गए हम। अब देखिए, मैं तो पहले भी, देखिए आप रामपाल जी पहले बात करते थे, इस देखिए पौरस जी, सरकार आपकी थी जब एमएसपी पे कानून नहीं बनाया। चुनाव आने से पहले आपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। इतने सारे कानून बनाए अशोक गहलोत ने, वो भूल गए एमएसपी पे कानून बनाने, क्योंकि वो जानते थे कि कानून बना देंगे तो हमारे ऊपर सारी चीजें आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी तो सोच लेंगे। अब सत्ता बीजेपी के हाथ लग गई, और बीजेपी कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मालूम है पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में इन्होंने विशेषकर कहा कि हम एमएसपी से अधिक बोनस के आधार पर खरीदेंगे, और पहले ही साल में अपने वादे को तोड़ दिया। माधव जी, आपने कहा ना 2700 के भाव में खरीदेंगे किसानों से गेहूं, अब क्यों ऐसा कहा कि 125 रुपए देंगे? क्यों नहीं पूरा आपने अधिकार देने का प्रयास किया? क्योंकि डबल इंजन की सरकार से तो पैसा भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है जो चाहिए आपको। अब 25 सीटें आपको जीतनी है, और 25 सीटें जीत पाने में, देखिए अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 3 जिले हैं जो पंजाब से अटैच होते हैं। पंजाब में जो आंदोलन होता है सीधा प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ता है। 144 धारा हमने लगा रखी है। हमने भी 15 जिलों में 144 धारा भी लगा रखी है, और इंटरनेट की सुविधा तो जो बंदी कर रखी है कुछ जगहों पर। तो ये सब चीजें देखिए, आम आदमी को दुखी होना पड़ता है। अब देखिए, राजनीति करने के लिए सब कुछ है। अब देखिए, मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहा था कि हम किसानों को कानूनी सहायता देंगे, बाकी आंदोलन आंदोलन करेंगे नहीं। पड़ोस जी को पता है कि अब इनकी पार्टी आंदोलन करने के पक्ष में नहीं है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई, अब देखिए स्वामीनाथन को तो
भारत रत्न क्यों दिया माधव जी को पता है? उनको तो भारत रत्न दे दिया, किसानों को भारत रत्न देने के लिए अब किसान देखिए चौधरी चरण सिंह को चुन लिया। अब काशीराम जी और वीपी सिंह बाकी रहेंगे, शायद उनको भी दे दोगे जब तक चुनाव आएंगे, क्योंकि चुनाव में वोटों की राजनीति चलती है, वो चलेगी। कांग्रेस समझ नहीं पाएगी, बीजेपी समझ पा रही है, इसलिए वो फायदा उठाएगा। फायदा कितना मिलेगा? ये तो 400 सीट आएगी जब श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि समझ कैसे पा रहे हैं, कहाँ-कहाँ समझ लगा रहे हैं। इधर भारत रत्न दे रहे हैं, उधर आप जिस तरह से लोगों को कांग्रेस में जो पुराने मुख्यमंत्री तक रहे हैं उनको लेकर आ रहे हैं, इधर आप नेहरू की याद दिला रहे हैं उन्होंने क्या किया, इधर आप ये बता रहे हैं हम तीसरी बार की क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो युद्ध में जो चौतरफा रणनीति बनाने का काम दिन रात चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है और इसलिए विपक्ष जो है वो उतना मजबूत नहीं बन पा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को अपनी यात्रा का रूट बदलना पड़ता है, जयंत चौधरी के इलाके में नहीं जा पाएंगे। कहा ये भी जा रहा है जहां जहां गए राहुल गांधी ममता बनर्जी के यहाँ गए वहां कांड हो गया, फिर आगे बढ़े बिहार तो वहां कांड हो गया, अब जयंत चौधरी के यहाँ से पहले ही रूट बदल दिया गया। सवाल ये है कि इस देश और समाज का इतिहास गवाह रहा है और किसी भी काल को ले लीजिए आप, आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 50 साल पहले, लोगों की बेसिक नेचर सत्ता के साथ रहने की होती है, बड़ी संख्या उन्हीं लोगों की है। इसलिए आज सत्ता के साथ होने के लिए तमाम कांग्रेस के वो नेता, आज आरपीएन सिंह को हम जो केंद्र के यूपीए के कैबिनेट मंत्री थे, आज हम उनको सांसद बीजेपी से देख रहे हैं। ऐसी अनगिनत बड़ी लिस्ट है। तो सत्ता का सुख भोगने वाले हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें नाम है और भी तमाम बड़े नाम है। तो ऐसे में समझ में आता है कि विपक्ष जब कमजोर है तो सब उनका दामन साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति पर कोई बहुत ज्यादा असर डाल पाएगा ऐसा नहीं लगता है। संगीता जी। हाँ मीना जी, जैसा कि आप श्याम जी भी बता रहे थे और सारा ये है कि कुल मिला के इस पर इस आंदोलन को अपन देखें तो पूरा सियासत ही है। अब चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी केंद्र की एनडीए सरकार को कह ले तो उनको गिरने के लिए एक ये आंदोलन छेड़ा गया है। मगर जो जहां बात रही है कि एमएसपी लागू या कानून बनाने के लिए, तो सरकार इसलिए भी नहीं लागू कर पा रही कि इसके 10 लाख करोड़ रुपए यदि ये लागू करती है, कानून बनाती है, तो 10 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च आना है और ये बहुत बड़ा वो है, बजट है। तो वो उस स्थिति में शायद पहले भी केंद्र सरकार नहीं थी और ना अब तो नहीं चुनाव आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बजट है। मगर सियासत की बात करें तो आज जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, उनको रोका गया किसानों को, तो राहुल गांधी ने एकदम से उसको तुरंत ही अपने बयान जारी कर दिया कि हम गारंटी देते हैं। उधर खड़गे साहब भी बोले कि हमारी सरकार आती है तो हम गारंटी देंगे। तो कुल मिला के ये पूरा मुद्दा अब एक तरह से सियासत हो रही है। किसान के जो पहले नेता आंदोलन कर रहे थे वो पीछे हट गए, नए चेहरे सामने आ गए। कुल मिला के ये पूरा मामला अब सियासत नहीं है। बीजेपी को पता है कि अब इसको यदि हम लोग वैसे यदि आप देखना है आगे किस रूप में किसान आगे इस आंदोलन को ले जाते हैं, यदि उग्र होता है तो कहीं कहीं बीजेपी को भी इसका थोड़ा नुकसान तो होगा ही होगा निश्चित रूप से। राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी में बीजेपी को कितना नुकसान इससे हो सकता है? कितना दम किसानों के नेतृत्व में है इस समय? राजेंद्र जी का इंटरनेट का कुछ इश्यू है। राजेंद्र जी वापस आएंगे, कुछ अच्छा शेर भी सुनाइएगा। माधुराम जी, राजस्थान की राजनीति में कितना नुकसान आप देखते हैं? जैसे संगीता जी बता रही है तो कुछ तो होगा डैमेज, कितना डैमेज कर पाएंगे किसान आपको? देखिए, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियों में विश्वास करता है। निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां किसानों को कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि ऐसे मुद्दे लाए जाए जिससे किसान सोचे कि ये हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है। परंतु जब भी आपने देखा यूपी चुनावों से पहले भी करने की कोशिश की, पर किसानों ने यूपी में साथ दिया,
तो हालांकि इनके मंसूबे पूरे नहीं होने हैं। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर रहा था कि अगर इनकी भैया कांग्रेस के अलावा भी राजनीति किया करो, खुद के भी देखा करो कि आप लोग क्या वादे करके सत्ता में आते हैं और उसके बाद में आप क्या वादे पूरे नहीं करते। आपकी राजनीति कांग्रेस से शुरू होती है और कांग्रेस में खत्म होती है। नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी अगर अगर आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा दे कि आपको कांग्रेस का नाम नहीं लेना और आपको किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं लेना, ये मेरा दावा है कि आपके बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक है ना, बिल्कुल मौन हो जाए, मुंह पे पट्टी बांध जाए और बोल दे आज हमारे मौन व्रत है, हम आज कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना टीवी में बोलेंगे ना भाषण में बोलेंगे। आपकी धुरी कांग्रेस के ऊपर चलती है, तो कांग्रेस से हटके बोलना सीखो। आपको राज में आए हुए 10 साल हो गए, जिम्मेदारी पहचानो, जनता से क्या वादे करके आए, किसानों से क्या वादे करके आए, उसको पहचानो आप लोग और उस चीज का जवाब दो। हर बात में कांग्रेस, हर बात में नेहरू जी, हर बात में राहुल जी, शर्म करो, थोड़ा सीखो राज चलाने। 10 साल हो गए, शुरू में रहे आए थे, समझ में आती थी बातें, अब आप जवाबदेह बनिए। अब आप लोग अब आप पुराने हो गए माधुराम जी। पर इनको तो गर्व होना चाहिए कि मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो देश में तो कोई बचा नहीं कांग्रेस का। नहीं, आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपका देश का इतिहास जब भारत के आजादी की गाथा लिखी जाएगी तो कांग्रेस का नाम लिखा जाएगा, और जब यह जाएगी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया तो लोग आपके नाम पे थूकेंगे। आप इस बात की चिंता छोड़ो। आपसे कोई आजादी के आंदोलन में नाम लेगा तो कांग्रेस के नेताओं के 100 नेताओं के नाम आएंगे और आप लोग शर्म से सर झुका के नीचे से निकल जाओगे। इसलिए कांग्रेस की चिंता आप छोड़ो, आप सिर्फ अपना काम करिए। आप जनता से, किसानों से क्या वादे करके सत्ता में आए उनको पूरा करने में जोर दीजिए। कांग्रेस जपना छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं कि राम का नाम जपने से, भगवान राम का नाम जपने से स्वर्ग मिल जाता है, ऐसे कांग्रेस का नाम जपने से आपको सत्ता मिल रही है। कांग्रेस का नाम जपना छोड़िए, जिम्मेदारी निभाइए अपनी। वो दिल्ली में आलोक जी है ना, पौरुष भारद्वाज जी, उनसे बात करिएगा जी कभी। वो मेरे कार्यक्रम में आते थे आज से 10 साल पहले। आज देश के बहुत बड़े प्रवक्ता बन गए हैं। तो ये तो लिए मेरे को बच रहा है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं लोगे, क्योंकि इनका अस्तित्व बचेगा भी नहीं। ऐसे ही माधुराम जी एक बात तो समझ लीजिए, माधुराम जी एक बात तो समझ लीजिए कि आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपकी हर बात में कांग्रेस है, तो इतना आसान नहीं है। ये बात एकदम स्वाभाविक है ना। मीना जी ये तो फॉर्च्यूनर की बात करते थे, फॉर्च्यूनर में आएंगे कांग्रेस के विधायक। अब आप बता दो 70 रुपए कैसे बैठाओगे फॉर्च्यूनर में? वही तो वही मैं बोल रही हूँ कि और दूसरी बात, आप जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो आप लोकतंत्र मुक्त भारत की भी बात करते हैं। ये बात ही मत भूलिए आप अगर कांग्रेस को देश से हटाते हैं, विपक्षी पार्टी को हटाते हैं, तो आप लोकतंत्र मुक्त भारत की भी बात करते हैं। जिस व्यक्ति का भारत के लोकतंत्र में आस्था है तो वो निश्चित तौर पे इस बात को चाहेगा कि इस देश में विपक्ष और सशक्त विपक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और सार्थक भूमिका निभाए। वो इस बात को चाहेगा सत्ताधारी दल जिसकी लोकतंत्र में आस्था होगी। पौरुष जी, ये तो विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो 2 से 270 पहुंचता है या फिर 400 से 40 पहुंचता है। ये तो विपक्ष पर निर्भर करता है। तो ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा कि आप लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करते हैं। आप छोड़ दीजिए ना वो लोकतंत्र की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं, आप करवाइए चिंता। कौन सा दुनिया का ऐसा विपक्ष नहीं है जिसने अब मजबूती दिखाई हो तो सत्ता पक्ष को बाहर नहीं खदेड़ा हो। आप खुद उसके उदाहरण है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। राजेंद्र मधुकर जी, कोई अच्छा शेर सुनाइए शेखावाटी के किसानों को लेकर। किसान शेखावाटी के राजस्थान में क्या बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? कुछ पंक्तियां हैं, उससे मैं इसकी शुरुआत करता हूं। तो पूत निश्चित रूप से इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि निश्चित किसान से मैं लेता हूं। किसान और युवान बंधु बुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतीत दुधारो साब सुम अड़ाक तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो ब्रह्म बने से सासनो 12 बांधी समुद्र में डारो। इसका मतलब है कि एक किसान जो है वो कभी कठोर नहीं हो सकता। उसका हृदय बहुत बड़ा होता है और वह उदार मना होता है। वैसे भी किसान प्रकृति का जवान साधु होता है और हल और भेड़ चराने वाले स्वभावतः ही साधु होते हैं। लेकिन मुझे पूरी तरह से मैं कह सकती हूँ ये आंदोलन पूरी तरह से विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है। हालांकि मैं इसके पक्ष में हूं कि किसान को एमएसपी मिलना चाहिए और भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। पहले प्रयास में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक आंदोलन के पीछे कोई नेता बनना चाहता है। ठीक है, राजेंद्र मधुकर जी के इंटरनेट का इशू है।
कुल मिलाकर जो आप सबसे चर्चा के बाद बात समझ में आ रही है वो ये है कि किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर सबकी एक राय है, लेकिन किसान राजनीति का हथियार है, इस पर भी सबकी एक राय है। इसीलिए राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो उसका फायदा उठाता है और जो विपक्ष में होता है वो उसे भुनाना चाहता है। तो इसी खेल में सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद के खेल में किसान भी जानता है कि उसे इसी तरह से उलझना है, तो वो भी कोशिश करता है कि कौन सा समय उसका है जब थोड़ा सा और आवाज को मुखर की जाए। दरअसल जब तक बुनियादी मुद्दों पर सत्ता में आने और सत्ता में रहने के जो बीच का फेर है उसको मिटाया नहीं जाएगा, तब तक ऐसे ही चुनावी हथकंडों के रूप में इस देश में किसान जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन आम आवाम के मुद्दों को हम आम आवाम के साथ ही साझा करें, ताकि जमीन पर ग्राउंड पर विधानसभाओं में लोकसभाओं में जो कुछ हो रहा है वहां की जनता जो है वो अपने बुनियादी मुद्दों के बारे में सोचे, अपने विचार साझा करे। आप अगर न्यूज 24 पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, हमारे पैनलिस्ट से अपने सवाल करिए। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।